हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक की क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इस यूनिट के अंदर आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इसका जो विकास है वो कहाँ से हुआ था। अगर आपको याद हो तो मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी की आपको हिस्ट्री बताई थी, उसी से थोड़े से पॉइंट इसके मिलते जुलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के बारे में बताना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की ही बात करेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 20वीं सेंचुरी में हो गई थी, 20वीं शताब्दी में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। और उस टाइम पे इसको वोकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता था, औद्योगिक मनोविज्ञान भी बोला जाता था। उस टाइम पे होता क्या था, 20वीं सेंचुरी में जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो हायर अथॉरिटीज़, देखो कंपनीज उस टाइम में भी होती थी, ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे भी होता था, और आपस में ना इन लोगों का कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, द्वंद्व चलता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपस में कोई भी बातचीत नहीं होती थी। अगर आपने अपना कोई मैसेज अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना है तो वो 10 जनों के बीच में होता हुआ जाता था, ठीक है। और जब एक बात 10 जनों से होते हुए बीच में से जाती है तो वो मैनिपुलेशन हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस रहती थी। इसके बाद वोकेशनल साइकोलॉजी आई, और तब वहाँ पर इस चीज़ों पर ध्यान दिया गया, इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए स्टडी किया जाने लगा, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, उनकी इनकम की रिलेटेड समस्याओं को समझने की कोशिश की गई। और इसी के साथ साथ किस तरह से वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, वर्क कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है, और इनकम का कैसे इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों के ऊपर स्टडी किया जाने लग गया था 20वीं शताब्दी के अंदर ही। इसके बाद जॉन हॉटे आए, उन्होंने एक बुक लिखी जो कि वोकेशनल गाइडेंस एंड सिलेक्शन के नाम से थी। इसके अंदर क्या लिखा गया, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस के बारे में लिखा, जितने भी हमारे उद्योग होते हैं उनके बारे में लिखा, और उसके लिए कैसे लोगों की आवश्यकता होती है, कौन से लोगों की योग्यता कौन से वोकेशन के लिए होती है, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद 1900 में रामाजीनी आए। रामाजीनी ने एक बुक लिखी और इस बुक का नाम था डिजीज़ ऑफ ट्रेड। इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया कि जो उद्योग होते हैं उनका जो फ्यूचर है उसका जो दूरदर्शिता के बारे में बताया गया, उद्योगों को किस तरह से हम लोग इसके अंदर कुछ चेंजेस करके उद्योगों को बहुत अच्छे से और आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जब हमारा महायुद्ध हो रहा था, जो सबसे पहला वर्ल्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, पहला विश्व युद्ध हुआ, तो क्या किया, जो एम्प्लॉयज़ थे उनका जो टाइमिंग थे काम करने के वो बढ़ा दिए गए, 90 से 100 घंटा प्रति वीक कर दिए गए। लेकिन ये देखा गया कि उससे प्रोडक्शन को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही। तो वर्णन आए, वर्णन ने कहा कि इन चीज़ों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए अगर वो 12 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है, उसके हेल्थ को लेके इश्यूज हो सकते हैं, वो स्ट्रेस में जा सकता है, और ये इफ़ेक्टिव टेक्निक नहीं है अगर आप उसके वर्क आवर्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हो। फिर इन्होंने साथ साथ फिजियोलॉजिकल, उसके शारीरिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कारक भी बताए, उन्होंने उसको बहुत इम्पोर्टेंट माना। और साथ साथ उन्होंने एक्सीडेंट्स के बारे में बताया, और ये भी बताया कि अगर हम उनसे नॉर्मल काम लेते हैं तो वो उस चीज़ से वो कितना मोटिवेट होंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं। इसके बाद जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो मंस्टरबर्ग का रहा, और इन्होंने एक बुक लिखी 1913 के अंदर जिसका नाम था साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। इस बुक के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में किया, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी सजेशंस दिए इन्होंने कि इन प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह एडजस्टमेंट की जा सकती है, कैसे कोप अप किया जा सकता है। विद बेसिकली 3 स्टेप्स के द्वारा हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल का सिलेक्शन करना। फाइन, हमने उन्हीं लोगों का चयन करना है जो उस वर्क को करने के लिए कैपेबल हैं। सेकंड था इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद साइकोलॉजिकल सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को बदलकर उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। और थर्ड और लास्ट पॉइंट था इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को प्रशिक्षण देना, जो कि आज के टाइम में हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन देती भी है। तो इन्होंने जब ये 3 कंसेप्ट दिए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, इसके बाद से
एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का उदय स्टार्ट हो चुका था और तब से इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दे दिया गया था, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसके अलावा भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।